तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की जो भूगोल की फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर्वत पठार, प्लेटों की टक्कर, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये क्लासेस पढ़ रहे थे, मात्र एक क्लास के बाद बचे, यानी आज और कल। कल भी फैक्ट है, यानी कहने का ये मतलब है, आप ये मत सोचना कि सर कॉन्सेप्ट बेस तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम तो वनडे एग्जाम देंगे तो हमारे फैक्ट कैसे तैयार होंगे, कैसे समझें। आप लोगों की भावनाओं की बहुत अच्छे से मैं कदर भी करता हूं। यानी आपकी जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास खत्म होगी कल, यानी कल, हाँ कल एंड हो जाएगी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है मैं कौन सी पढ़ाऊंगा, जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान, जहां आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि यार कहीं मतलब ये बारिश होती है, कहीं बादल लगते हैं, कहीं हवाएं चलती, क्या है मतलब चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, क्या चीजें होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट समझ आने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की क्लास खत्म होगी, एक क्लास पूरी फैक्ट की, जितने अभी तक टॉपिक कराए हैं इस वाले पोर्शन की, यानी आपका पर्वत पठार, जितने भी हमने प्लेटों की टक्कर वगैरह कराई, इससे संबंधित फैक्ट है, ठीक। जैसे विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं, ये पर्वत कौन सा है, ये वाला पर्वत कहाँ पड़ता है, इस टाइप की चीजें, यानी फैक्ट बेस्ड क्लास आपकी एक होगी। यानी कहने का मतलब है नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के दूसरे सेक्शन को हम लोग शुरू कर सकें, और आज का टॉपिक पहले समझने वाला है, उसके बाद कॉन्सेप्ट तय होंगे, ठीक है। मतलब आज कॉन्सेप्ट है, फिर कल से फैक्ट देखते हैं। दूसरी चीज एक और ध्यान से सुनना, कल की क्लास में एक बोलने में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, लिखा नहीं है मैंने, वो यही होता है बाई, अगर आप दोनों लैंग्वेज में अगर टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाता है। हिंदी के इतने टिपिकल वर्ड होते हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं हिंदी की वर्डिंग में। तो जो अपसारी और अभिसारी संचलन है, अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट और अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। वो उल्टा हो गया होगा, बोलने में उल्टा हुआ होगा, लिखा नहीं होगा कहीं पे, हिंदी में सही है। अपसारी मतलब अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है, यानी डाइवर्जेंट। और अभिसारी मतलब एक दूसरे के पास आ रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है, यानी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये करना है, ठीक। उसमें शायद उल्टा हुआ है, अपसारी को मतलब इंग्लिश में बोला गया है शायद मेरे ख्याल से डाइवर्जेंट, या मतलब कन्वर्जेंट, और अभिसारी को डाइवर्जेंट, कुछ ऐसा बोला होगा, वो देख लेना, ठीक है। देखिए हेडिंग आपने डालनी है ज्वालामुखी, वोल्केनिक प्रोसेस, ठीक है, ज्वालामुखी। अभी ये सिर्फ आज समझने वाली क्लास है, समझ जाओगे तो फैक्ट आपकी उंगलियों में नाचेंगे, और ये सच्चाई है बच्चों, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया या ज्वालामुखी वोल्केनिक प्रोसेस। अब देखो जितनी क्लासेस प्रीवियस में पढ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि आपको ज्वालामुखी पढ़ने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। आपको पता होगा प्लेटें या तो टकराएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब एक दूसरे से टकराती है तो जब कोई भारी प्लेट अंदर की ओर घुसती है तो बहुत अंदर जाती है, तो आंतरिक परतों को तोड़ती हुई अंदर घुसती है दूसरी प्लेट के, और कभी इतने अंदर चले जाती है जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि उन प्लेटों का जो है गलन शुरू होता है, गलने लगता है। तो उसके बाद क्या बनता है, मैग्मा वगैरह अगर उसमें एसिडिक होगा, ज्यादा सिलिका होगा, गाढ़ा होगा, तो वो बाहर की ओर आता है, जब वो सतह पे आता है वही प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। बेसिक तो यही है ना। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है, आप यही तो कहोगे ना। तो जब हम ज्वालामुखी को समझते हैं, ज्वालामुखी वोल्केनिक प्रोसेस को हम समझते हैं, उससे पहले एक दो चीजें आप लोग ध्यान से समझ देख लें। मुझे नहीं पता कि ये फिगर कितने बच्चों को याद है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये वाला। अब सब कहो सर मुझे याद है, मुझे याद है, कहो ना। मैं आपको देख पा रहा हूं बच्चों, समझो मुझे भी, मैं आपको देख पा रहा हूं, कहिए कि सर हाँ मैं याद है। देखिए यहां पे मैंने कुछ बताया था, मैंने यहां क्या बताया था, मैग्मा। मैंने कहा था कि एक चीज होती है जिसको आप लोग मैग्मा कहते हैं, अर्थात इस पॉइंट पर सपोज किसकी उत्पत्ति होती है, कौन मतलब जनरेट होता है, मैग्मा जनरेट होता है, ठीक है। मैग्मा की उत्पत्ति। अब जो ये मैग्मा होगा, सपोज इस पॉइंट पे उत्पत्ति हो रही है पृथ्वी की आंतरिक परतों पे, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्मा है, ये अपने आप में क्या बताया था मैंने, गर्म गलित पदार्थ, यानी एक हॉट पदार्थ है जो गलने वाला है, यानी कंप्लीट गलित नहीं है, ठीक है। गर्म गलित पदार्थ, यही तो बताया था ना। ये किस रूप में हो सकता है गर्म गलित पदार्थ, या तो इस सॉलिड रूप में होगा, ठोस, या लिक्विड रूप में होगा, द्रव, या गैसियस फॉर्म पे होगा, गैस, ठीक है। ये इसी रूप में हो सकता है कि यानी कोई ठोस होगा या द्रव होगा या गैस। द्रव और गैस अगर अपने आप में है तो ये अपने आप में बेसिकली मैग्मा होता है, ठीक है। द्रव और गैस के रूप में अगर ये दिखने को मिलता है तो ये अपने आप में क्या देखने को मिलता है, मैग्मा। अब ये क्या करता है, देखिए ये जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ऐसे सतह पे आ जाता है, यानी पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पे आ जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, लावा। क्या बोला जाता है, लावा। और यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वोल्केनिक प्रोसेस, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी
प्रक्रिया। देखो फिगर से ही कितना आसान हो गया ज्वालामुखी प्रक्रिया समझना। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो लावा बनता है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है अपने आप में ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वोल्केनिक प्रोसेस। कितना सिंपल है देखिए, ये बहुत आसान है। अब आपको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ा लिखवाऊंगा, लिख लीजिए ना। आपको अगर लिखना ही है तो लिख लीजिए, मैग्मा का पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पे लावा के रूप में प्रकट होना ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाते हैं। देखिए फिगर देख के, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम मेंस वगैरह हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम सीख रहे हैं, हम मेंस के एग्जाम देंगे, तो वहां अगर कभी आता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से आप, अब जैसे ये एनटी का ही है जिसमें इसमें कई लोग निबंध वगैरह लिखेंगे ज्वालामुखी पे ही लिख देंगे, कोई प्राकृतिक आपदा बाई चांस ज्वालामुखी आ गई तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि जैसे ज्वालामुखी क्या है, कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया आपसे, क्या बोलोगे? जो मैग्मा है, मैग्मा का पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पे आना लावा के रूप में क्या कहलाता है अपने आप में ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब मैं आपको एक और फिगर बनाऊंगा, ठीक, आपको जो, क्योंकि कोरिलेट अगर नहीं कर पाओगे बच्चों तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आंख बंद करके नहीं बताता हूं, मैं ये चाहता हूं कि प्रीवियस क्लास से आपका लिंक हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए। बस हमारा मेन मकसद है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। अब कई बार होता है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता कि हम पढ़ तो रहे हैं कि फैक्ट क्या आएगा, फैक्ट जो आएगा, अब जैसे मैंने क्लासेस करा दी ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की, जब मैं परसों को शायद संडे को करा दूं, संडे को अगर 2 क्लासेस आएंगी तो एक हिंदी तो नहीं आएगी क्योंकि हिंदी मैंने दो क्लासेस करा के, हो सकता है कि संडे को ज्योग्राफी की फैक्ट क्लास के साथ आपके लिए मोटिवेशनल रख, पर वह तो संडे को फिक्स्ड है ही है, या आपके लोअर पीसीएस के साथ जो भी होगा, या कल ही जब मैं कोशिश करूंगा, जो भी आपके लिए हो पाएगा। तो ये अगर है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था ये इस प्रकार से, ठीक है, मैंने आपको एक चीज क्या कहा था, ये क्या है, सपोज मैग्मा है, ये अपने आप में मैग्मा है। मैंने आपको एक चीज बताया था, मैग्मा एसिडिक है या कोई और चीज है, अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, ये बताया था ना मैंने आपको एक दिन। उसमें सिलिका की मात्रा के अकॉर्डिंग कि उसमें सिलिका कितना है, यानी अगर मैग्मा में यानी सिलिका की मात्रा जितनी होगी, मैग्मा का अम्लीयता, मैग्मा की एसिडिक रूप, ठीक है, मैग्मा की अम्लीयता ऑब्लिक गाढ़ेपन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हो, गाढ़ेपन यानी मैग्मा में कितनी मात्रा में सिलिका है, यानी मैग्मा में जो सिलिका की मात्रा, अगर इसका मतलब क्या होता है, देखो जो साइंस वाले बच्चे नहीं है ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है और साथ में प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब होता है ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी बढ़ेगा। तो इसका ये क्या मतलब है, ऐसा ही सिलिका बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, सिलिका घटेगी तो अम्लीयता गाढ़ेपन घटेगा, ठीक है, इसका मतलब। और ऐसे एक अपोजिट होता है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ये उल्टा संबंध होता है, ए बढ़ेगा बी घटेगा, ए घटेगा बी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टली साइन लगा रखा है, ये समझना, अभी खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हाँ ये ऐसा होता है। तो सिलिका की मात्रा मैंने आपको बताया था मैग्मा की अम्लीयता और उसको तय करती है, गाढ़ेपन को, ठीक है, यानी उसकी अम्लीयता और गाढ़ेपन को तय करती है मैग्मा की अम्लीयता, ये तो मैग्मा, ठीक है, ये अपने आप में इसको तय करता है। अब देखिए सपोज सिलिका की मात्रा इस वाले मैग्मा में ज्यादा है, तो ज्यादा सिलिका की मात्रा मतलब वो बहुत ज्यादा जो सिलिका है यानी वो अम्लीयता है उसमें, तो अम्ल है तो वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ क्या आएगा, स्ट्रक्चर मतलब सरफेस पे आने की कोशिश करेगा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए। और ऐसी प्रोसेस को मैंने कौन सी ज्वालामुखी कहा था, याद कीजिए, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। ध्यान होगा आपको, केंद्रीय विस्फोटक फर्स्ट से सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो अम्लीयता अगर ज्यादा है यानी इस मैग्मा में अगर एसिडिक ज्यादा है यानी अम्लीय ज्यादा है, यानी कहने का मतलब ये जो मैग्मा है ये कैसा है, अम्लीय है। अम्लीय मैग्मा का मतलब इसमें क्या होगा, सिलिका बहुत ज्यादा होगा, सिलिका का रेंज हाई होगा। तो ये कैसे आता है सरफेस पे पता है, तोड़ते हुए आएगा और फोर्स के साथ ऊपर आएगा, तो ये बैठेगा नहीं इसके ऊपर, सीधे ऊपर की ओर आएगा, यानी एक प्रकार से इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर, क्योंकि वो तेज फोर्स के साथ आ रहा है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं और यही कहलाता है ज्वालामुखी शंकु। क्या कहलाता है, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी कोन, ठीक है, वोल्केनिक कोन,
इसको बोला जाता है ज्वालामुखी शंकु। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि अगर अम्लीय मैग्मा है, अम्लीय मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो एसिडिक है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर की ओर आएगा और आने का मतलब वो अचानक से ऊपर की ओर आएगा। तो ये दूसरा इसका कारण क्या है, ये जो अपने आप में मूवमेंट होता है, ये कैसे होता है अपने आप में, एक दूसरे से अपसारी संचलन न होकर अभिसारी यानी एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होने का मतलब जब ये नीचे की ओर प्लेटें जाएंगी, भारी प्लेट बहुत अंदर तक जाएगी तो ज्यादा गहराई पे जाने पे वो गलन होगा, मैग्मा उत्पन्न होगा, अम्लीय होगा, तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, बाई चांस अभी आप ऐसे ही फिगर बनाते रहना, मैं अभी समझाता हूं आपको। बाई चांस किसी केस में वो अम्लीय नहीं है मैग्मा, मैग्मा अगर क्षारीय हो गया, ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया, ठीक है, ये है मैग्मा, यहां पर ये वाला मैग्मा, और ये मैग्मा जो है अपने आप में अम्लीय न होके क्षारीय है यानी क्षार है। ठीक है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि इसमें क्या है, अपने आप में किस मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम है, तो ये अचानक से ऊपर ना आएगा, ये बहुत स्लो। और ये मैंने आपको कहां बताया था, जब प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, अपसारित होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर जाने का मतलब है कि वो हल्के से वहां क्षारीय मैग्मा जनरेट होगा, तो ये धीरे धीरे आता है, आ भी नहीं पाता कभी कभी, तो ये ऐसे आता है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, इस प्रकार का, ये अचानक ना आके ऐसे फैलेगा। ये इसी से क्या होता है, मैंने कहा था महासागरों का प्रसार होता है, यानी महासागर फैलते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लास से हैं वो कोरिलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, कैसे इसको समझना है। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है, एक प्रकार की प्रोसेस जिसमें मैग्मा जो होता है, मैग्मा यानी गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए अगर सतह पे आता है तो उसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया, और वो सतह पे आने वाली चीज लावा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ज्वालामुखी अगर आप लोग समझ गए हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है ज्वालामुखी प्रक्रिया में मैग्मा की उत्पत्ति होगी। अब मैग्मा कैसे जनरेट होगा ये आपको प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ाया गया। मैंने क्या कहा, प्लेटें अगर टकराती है एक दूसरे से, यानी उनके बीच इस प्रकार से टकराती हैं, कोई ना कोई प्लेट हो सकता है कि इसके अंदर चले जाए दूसरी प्लेट के, और नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि गलने लग जाएगा, गलने लगेगा तो मैग्मा का यहाँ पे क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। और बहुत ज़्यादा मैग्मा अगर जनरेट होगा, क्षारीय होगा, तो ये ऊपर की ओर आने लग जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर की ओर आने लग जाएगा, अचानक से सतह पे आएगा तो हो सकता है कि मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हो। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब हमने शुरुआत करनी है ज्वालामुखी से। देखें, अंतर्जात ज्वालामुखी लिखिए, कौन से फोर्स से होगा, फिर ये जो मैंने दो फोर्स बताए थे, एक अंतर्जात या बहिर्जात, किससे होगा ये, अंतर्जात वाले जो अंदर से लग रहा है। ठीक है, यानी अंतर्जात आकस्मिक संचलन से, पूरा लिखना, अंतर्जात आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन यानी सडन मूवमेंट। ठीक है, अंतर्जात आकस्मिक संचलन से, पूरा लिखना है आपको, ये 100 मौ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आकस्मिक, अंतर्जात आकस्मिक संचलन से, अंतर्जात आकस्मिक संचलन से अगर मैग्मा की उत्पत्ति होती है, अंतर्जात आकस्मिक संचलन से क्या होगा, मैग्मा की उत्पत्ति, यानी मैग्मा जनरेट होगा। ये मत कहना कि सर ये कैसे हो रहा है मैग्मा उत्पन्न, मैग्मा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जो मैग्मा है ये क्या है, अपने आप में गर्म गलित पदार्थ, मैंने आपको बताया था। यानी मैग्मा का फिर उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर सतह पे आना है। मैग्मा का पृथ्वी की आंतरिक परत से, आंतरिक परत से सतह पे आना। ठीक है, परत से सतह पर आना क्या कहलाता है, अपने आप पे सतह पर आना, तो ये क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक है, वोल्केनिक ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वोल्केनिक प्रोसेस बोला जाता है इसको। ठीक, अब जो मैग्मा है, मैग्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये गर्म गलित पदार्थ है, और इसमें क्या होता है, मैग्मा कैसे जनरेट होगा, ये मैग्मा या तो तापमान बढ़ेगा बहुत ज्यादा अंदर, या उसका दाब यानी प्रेशर घटेगा। ठीक है, यानी तापमान बढ़ने से या प्रेशर घटने से मैग्मा का अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और ये मैग्मा जो है अगर सतह पे आता है, और इसका दूसरी चीज मैंने बताया था, सिलिका की मात्रा से इसकी अम्लीयता और गाढ़ेपन का सीधा संबंध होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया है, सिलिका जो होता है गाढ़ापन मैग्मा का, ठीक है, या अम्लीयता, वो कितना एसिडिक है पे डिपेंड करता है। सिलिका इस मैग्मा में ज्यादा होगा तो ज्यादा गाढ़ा होगा, कम होगा तो कम होगा। अब सबसे बड़ी चीज आती है, हमने यही पढ़ने हैं कि हमारा जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से 3 पार्ट है मेन। पहला जो आता है उसमें बोला जाता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी, यानी
केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की, यानी बहुत ज्यादा विस्फोट अचानक से आएगा, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी लिखो, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। ठीक है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी पहला आता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है बच्चों। देखो, अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा यानी जिसमें सिलिका की मात्रा होगी वो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से अगर पृथ्वी की सरफेस पे आता है तो उससे 2-3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी 2-3 प्रकार के। इसमें क्या होगा, इस वाले में देखना, केंद्रीय विस्फोटक है यानी सडनली आ रहा है तो पक्का कौन सा मैग्मा होगा, अम्लीय। तो लिखो अम्लीय ऑब्लिक गाढ़ा मैग्मा, पूरा लिखना। ठीक है, जब केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जब केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जब केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से लिखना है तो पृथ्वी की सतह पे आए, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह पर आए, पृथ्वी की सतह पर। केंद्रीय विस्फोटक कब होगा, जब उसमें अम्लीय या गाढ़ा मैग्मा होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आए तो उसमें क्या क्या बनते थे, अब आता है आपका इसी अम्लीय और गाढ़ेपन का कॉन्सेप्ट है, क्लास नंबर 2 या 3 याद कीजिए। 3-4 चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर मैंने क्या कहा था, ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडीसाइट। ठीक है, तो यहां से लिखने के बाद पृथ्वी की सतह पे कौन कौन से बनते हैं, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट और एंडीसाइट, डायोराइट और एंडीसाइट, ये चट्टानें बनती हैं, एंडीसाइट नामक क्या बनती हैं, चट्टानें बनती हैं। और ये जो चट्टानें हैं अपने आप में ज्वालामुखी शंकु के रूप में बनती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसी को बोला जाता है ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु यानी वोल्केनिक कोन। अब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, देखिए बहुत आसान है। आपको ये जो ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडीसाइट है, ग्रेनाइट अंदर बनेगा, रायोलाइट बाहर बनेगा, डायोराइट अंदर बनेगा, एंडीसाइट बाहर बनेगा। इसके बाद गैब्रो और बेसाल्ट आते थे जो अम्लीय नहीं थे, वो क्षारीय थे। ठीक है, उसमें ऐसे सिलिका की मात्रा कम हो जाती है, लगभग 40% के आसपास, ध्यान होगा। इनमें मैंने क्या कहा था, सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अगर वो अंदर हो, अंदर ही जमा तो उसको ग्रेनाइट बोलते हैं, और बाहर आ गया तो रायोलाइट और एंडीसाइट, यानी ग्रेनाइट और डायोराइट अंदर बनते हैं, ग्रेनाइट और एंडीसाइट बाहर। तो ये सब के साथ ज्वालामुखी शंकु कहलाते हैं। अभी अभी मैंने एक फिगर बनाया था, मैंने क्या कहा, यदि यहां से अम्लीय मैग्मा बाहर आता है तो वो सडनली बाहर आएगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो अंदर रह गया अंदर भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा, इसी को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। और ये ज्वालामुखी शंकु के ही एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडीसाइट। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट अपने आप में जुड़ा रहता है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। और ये इनमें से दो हैं, जो ये रायोलाइट और डायराइट, ये तो बाहर बन जाएंगे और ग्रेनाइट और एंडीसाइट अंदर ही बनेंगे। मैंने पढ़ाया था आपको, देखना, ग्रेनाइट और रायोलाइट यहां बन जाएगा और एंडीसाइट यहां बनेगा, कुछ अंदर ही बनेंगे। ये मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए थे। ठीक है, दूसरा आता है इसमें शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। और ये जो ये केंद्रीय विस्फोटक वाली है ना, ये कैसे होता था, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से आपस में आती थी, ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा आता है शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब शांत प्रकार की कहां होती थी, मैंने आपको अगर पढ़ाया होगा तो ध्यान अगर आपको है प्रीवियस क्लास का, वो कब होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी वो डाइवर्ज होती हैं, यानी उनका अपसरण होता है। यानी प्लेटें एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तभी शांत प्रकार की ज्वालामुखी होगी। यानी इसमें सीधी सीधी बात है, ये क्या होगा, क्षारीय मैग्मा होता है। इसमें क्या होता है, क्षारीय ऑब्लिक कम गाढ़ा होगा, ये क्षारीय ऑब्लिक कम गाढ़ा होगा। ठीक है, यानी क्षारीय ऑब्लिक कम गाढ़ा जब ये अपने आप में मैग्मा होता है, वो भ्रंश घाटी से होते हुए जब पृथ्वी की सतह पे आता है, क्षारीय ऑब्लिक कम गाढ़ा मैग्मा भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली, ठीक है, भ्रंश घाटी से होते हुए पृथ्वी की सतह पे आए, पृथ्वी की। अब आपको टोटल मिला के उसमें से कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले में से क्या रखने, कौन कौन से, ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे अगर वो आते हैं यानी भ्रंश घाटी से होते, तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। तो इसको लिखिए, देखिए, शांत पृथ्वी की सतह पे आए तो इसको बोला जाता है शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, शांत
प्रकार, शांत दरार प्रकार की कर देना, शांत प्रकार मत करना, शांत दरार प्रकार की कर दो, ठीक है, शांत दरार कर देना है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी, दरार प्रकार की ज्वालामुखी। और जैसे ही शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी बनेगी, यानी शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी, तो ये पृथ्वी की सतह पे जब आता है, यानी ये सतह पर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित बनती है, ठीक है। तो ये सतह पे जब आएगा, सतह पर बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट में कौन सा बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा, बेसाल्ट में जब बाहरी सतह बाहर आता है पृथ्वी की आंतरिक परत से, तो बाहर आता है तो बेसाल्ट होता है, उसमें अम्ल कम होता है, यानी सिलिका की मात्रा कम होती है इनमें, ठीक है। सतह पर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना, सतह पर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का विकास, निर्मित संरचना का अपने आप में क्या होता है, विकास होता है। और ये बेसाल्ट चट्टान से जो निर्मित चट्टान वो है, वो कौन कौन से हैं आपको पता है, ये कौन कौन सी संरचना इससे निर्मित है। इसमें महासागरी क्रस्ट, महासागरी कटक और ज्वालामुखी पठार आते हैं, यानी महासागर पे जो क्रस्ट बने हैं, महासागरी क्रस्ट लिख लीजिए, क्रस्ट पहला वाला, ठीक है। इसके अलावा महासागरी कटक यानी रिज, और तीसरा ज्वालामुखी पठार। अब पठार क्यों कहा, कॉन्सेप्ट समझना, ज्वालामुखी पठार, पठार क्यों कहा, मैंने क्या कहा था, और जो पर्वत होते हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर के होते हैं ऊंचे, और पठार थोड़े से इस प्रकार के होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फिगर बताया था, जब मैंने कहा कि यहाँ पर अगर सिलिका है यानी स्यारी है, तो जब आता है तो ऐसे फैलता है, ऐसे, तो ये इस प्रकार का। अब इस वाले फिगर, इन फिगरों में इसमें अंतर है ना, ये पठार टाइप के बनने देखे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो महासागरी कटक यानी कौन, जो ये अपना ओसनिक रिज है, महासागरी क्रस्ट और ज्वालामुखी पठार का इनसे निर्माण होता है। यानी शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया जहां पर होगी वहां पर कोई शंकु नहीं बनेगा, यानी ज्वालामुखी शंकु कहां बन रहे थे, वो केंद्रीय विस्फोट प्रकार की ज्वालामुखी में, जबकि महासागरी क्रस्ट, महासागरी कटक और ज्वालामुखी पठार का जो निर्माण हो रहा है सतह पे बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हो रहा है। लेकिन इनमें क्या पाया जाएगा, अपने आप में कम गाढ़ा होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी, और बेसाल्ट से निर्मित अपने आप में क्या होती है, चट्टानें होती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आता है बच्चों, वो आता है, इसके मेन क्लास तो आपकी ज्योग्राफी की जो है, वो जब फैक्ट में इसके कराऊंगा, आपके सब देखना दिमाग में छप जाएगा। अब आप कहीं भी किसी भी केस में देखो, आज स्ट्रगल कर रहे हो, आज संघर्ष कर रहे हो, चीजें हो सकती है टफ लगे, लेकिन एक दो बार अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाती हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ जिस स्टूडेंट के फैक्ट है ना, वो कभी मात नहीं करेगा, एक ही एग्जाम में वो पास होके आ जाएगा, मतलब पहले ही एग्जाम में जाएगा। और मेहनत उसी की रंग लाती है जो आज तपस्या करता है, आज अगर तड़पता है, आज मेहनत करता है, वही रंग दिखाएगा। वरना फैक्ट ही पढ़ते रह जाओगे, फैक्ट ही पढ़ते रहोगे, पेपर में फैक्ट नहीं आते, ध्यान रखना, पेपर में फैक्ट एक सीमित मात्रा में आते हैं, साथ ही साथ जिसके फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट हैं वही बच्चा सफल हो पाता है, ठीक है। तीसरा आता है, ये इसको बोलते हैं प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, प्लेट सीमांत, यानी प्लेटों की जो बाउंड्री है, ठीक है, ज्वालामुखी। तीसरी कौन सी हो रही है, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी प्रक्रिया। यानी पहला हमने पढ़ा केंद्रीय विस्फोट प्रकार की, दूसरा हमने पढ़ा अपने आप में शांत दरार प्रकार की, एक होता है प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। इसमें क्या होगा, प्लेटों का जो सीमा का अंत होता है। अब इसमें क्या, दो चीजें मैंने पढ़ाई थी, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी मतलब सीमा, प्लेट, पुरानी क्लास को याद कीजिए, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक अपसारी मूवमेंट यानी डाइवर्जेंट, अपसारी, ठीक है। दूसरा मैंने पढ़ाया था अभिसारी मूवमेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है, अभिसारी। यानी इसी में तो प्लेट आएंगे ना, यानी अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही प्लेटें ए और बी, ठीक, और अभिसारण हो रहा, ए और बी प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, ए और बी ये प्लेटें पास आ रही, ठीक है। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट हो रहा है, एक दूसरे डाइवर्ज हो रही है, और अभिसारी मतलब एक साथ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, एक से मिल रही हैं। तो इसमें मैंने आपको, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपको याद होगी, इसमें दो चीजें हैं। जब अपसारी होता है तो हमेशा कौन से प्रकार की ज्वालामुखी होगी, ध्यान से सुनो, शांत प्रकार की, पहले पढ़ा रखा, अब मत कहना नहीं पढ़ा रखा, शांत दरार प्रकार की, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होती है, ठीक है। इस वाले में किसमें, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे ही शांत दरार प्रकार की होंगी तो क्या बनते हैं, महासागर में कटक यानी ज्वालामुखी कटकों का निर्माण होता है। अभी इससे पहले पढ़ाया, ठीक है, ज्वालामुखी
कटक, अभी थोड़ी देर पहले भी बता रखा है, ज्वालामुखी कटकों का निर्माण। कटक क्या होता है, रिज क्या होते हैं, महासागर के अंदर पर्वत के जैसे आकार के होते हैं, ठीक है, महासागर के अंदर पर्वतीय स्ट्रक्चर होगा, वो ज्वालामुखी कटक कहलाएगा। तो ज्वालामुखी कटक का जैसे ही निर्माण होता है, ये इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कहां कहां, ज्वालामुखी कटक के 3 जगह, कौन से, प्रशांत महासागरी कटक, प्रशांत महासागर में बहुत से कटक हैं देखना, मध्य अटलांटिक महासागरी कटक, यानी जो अटलांटिक यानी अटलांटिक ओशन है, यानी मध्य अटलांटिक कटक बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है, वहां कटक देखना, सर्च करना। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप लोग क्या मैप होगा ना, मैप दीवार पे, उसमें देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है जहां महासागर है, आपको हल्के हल्के एक व्हाइट सा शेड दिखेगा उसमें, उसको चेक करना। और तीसरा कौन सा होता है, हिंद महासागरी कटक, हिंद महासागरी कटक, यानी कहीं ना कहीं इन कटकों का निर्माण अगर किस प्रक्रिया से होता है तो अपसारी मूवमेंट यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट से होता है, और वो ज्वालामुखी प्रक्रिया है शांत दरार प्रकार की। ध्यान रखना, इन कटकों का निर्माण होता है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से। सबके सब चीजें पढ़ाई गई हैं, कॉन्सेप्ट आधारित क्लास चल रही है, ऐसा नहीं होगा ये कटक कहाँ है, वो कटक कहाँ है, ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ मिलेगा, ये नहीं चल पाएगा। अब तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे सीखोगे नवाब बनोगे, वरना ऐसे ही घूमते रहोगे। दूसरा आता है अभिसारी। अभिसारी में 2 चीजें हैं, यानी दोनों का अभिसारी यानी एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इसमें मैंने 2 हो सकता है, यानी एक आपका जहां मैंने आपको प्रशांत महासागर प्लेट और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेटों को टकराया था, यानी 2 प्लेटों को टकराने का मतलब कौन कौन सी प्लेटें थी वो, यानी एक महासागरी थी, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही थी, ध्यान करना, ठीक है। और दूसरी टक्कर मैंने जहां यूरेशियन प्लेट और अपने आप में कौन सा टकराया था, यूरेशियन के साथ भारतीय प्लेट टकराई थी, ध्यान कीजिए। यानी एक मतलब यूरेशियन प्लेट का एक तो महासागरी वाला पोर्शन, सॉरी जैसे मैंने आपको यूरेशियन पढ़ाया था महासागरी प्लेट, और यहां से मैंने प्रशांत महासागरी प्लेट की टक्कर कराई थी, यानी महासागरी महासागरी कर देना दूसरा, ठीक है, महासागरी महासागरी टक्कर। महाद्वीपी महासागरी महाद्वीपी में कौन सा होगा, जब मैंने पहले में प्रशांत महासागर को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से टकराया था वो ये है, और दूसरा मैंने यूरेशियन प्लेट को और प्रशांत महासागरी प्लेट को टकराया था, दूसरा वाला वो है, यानी दोनों यहाँ पे महासागर थे, यहाँ महासागर और महाद्वीप थे। इस वाली प्रक्रिया से यानी इस प्रोसेस से अपने आप में जो बनेगा उसको बोला जाता है ज्वालामुखी श्रृंखला, यानी मोड़दार पर्वत बनते हैं इससे, ठीक है। यानी यहां ज्वालामुखी श्रृंखला बनेगी, यानी चेन बनेगी वोल्केनिक की, ज्वालामुखी श्रृंखला, ये सब ऐसे जुड़ते हैं, देखो श्रृंखला, यानी कहीं ना कहीं ये बनेंगे मोड़दार पर्वत, लिखो नीचे मोड़दार पर्वत। तो हमेशा ध्यान रखना मोड़दार पर्वत कैसे बनता है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, जब तक। और यहां जो बनती है महासागरी टक्कर से ज्वालामुखी द्वीप, फिलीपींस, जापान, ये सब के सब ज्वालामुखी द्वीप, पुरानी क्लास को याद कीजिए, ज्वालामुखी द्वीप, यहां से क्या बनते हैं अपने आप में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। तो जितने भी आपको द्वीप दिखेंगे वो फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, वो सब के सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, यानी अपने आप में अभिसारी संचलन का, यानी वो प्लेट टकराती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया ऊपर आता है तो उसके बाद ये बनता है, ठीक है। और लास्ट जो आता है 4th, उसको बोलते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर किससे बन रहे हैं, ठीक है। अंतिम जो आता है 4th, वो है अपने आप में अंतः, यानी इसको प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अंतः प्लेट ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें प्लेटों का कोई फिलहाल रोल नहीं, अंतः प्लेट ज्वालामुखी, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। अंतः प्लेट ज्वालामुखी में क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीज को देखा जाता है, ये कोई इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जैसे कोई हॉट स्पॉट है यानी तप्त स्थल है, उससे होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया को बोला जाता है, यानी तप्त स्थल, हॉट स्पॉट से होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया, तप्त स्थल से होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया को बोला जाता है, ठीक है। कोई हॉट स्पॉट होगा, हॉट स्थल होगा, वहां से जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। सिंपल सा है, देखिए एक फिगर बनाता हूं, आप समझ जाओगे। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है मैं इतना बता देता हूं, ठीक है। ये एक फिगर है, ये प्लेट है, ठीक है। यहां सपोज एक हॉट स्पॉट है, यहां से अगर वोल्केन मतलब लावा बाहर, मैग्मा बाहर निकलता है तो सिंगल होगा तो इस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे रेखी, यानी अलग अलग टाइप से बनेंगे। इसको बोला जाता है ज्वालामुखी रेखा। इसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी रेखा, ज्वालामुखी रेखा बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है बच्चों हॉट स्पॉट, यानी तप्त स्थल, ठीक है। और दूसरा सपोज एक से अधिक तप्त स्थल है, ये ऐसे एक से ज्यादा तप्त स्थल है, ये आया,
ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो इससे भी क्या बनेगा, ये गुच्छा टाइप का बन जाएगा। यहाँ ये अलग अलग रेखाएं बनेगी यानी गुच्छे, इसको बोला जाता है ज्वालामुखी गुच्छ, ज्वालामुखी गुच्छ। और ये जो हॉटस्पॉट है यानी तप्त स्थल है, एक से अधिक हॉटस्पॉट है इसमें, ठीक है, एक से अधिक हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल। यानी सिंपल सी बात है, एक से अधिक तप्त स्थलों से कौन सी आकृति बनेगी, ज्वालामुखी गुच्छ, और एक ही तप्त स्थल से कौन सी आकृति बनेगी, ज्वालामुखी रेखा बनेगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है आज की क्लास से, आज की क्लास का कंक्लूजन ये निकलना समझने के बाद, इन ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में किससे कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कौन सी ज्वाला, मोरदार पर्वत किससे बनेंगे, तुरंत अपने आप में आंसर होना चाहिए। ज्वालामुखी द्वीप किससे बनते हैं, तुरंत होना चाहिए आंसर। ज्वालामुखी रेखाएं किससे बनती है, ज्वालामुखी गुच्छे किससे बनते हैं, महासागरी महाद्वीप महासागरी कटक किससे बनते हैं, ज्वालामुखी पठार किससे बनते हैं, ये सब के सब स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कल जो क्लास आएगी वो ज्वालामुखी से बनने वाले विभिन्न स्थलाकृतियां मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे कल किसी ने टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था मुझे कि सर नदियों द्वारा बनाए जाने वाले एक एक क्लास करा दीजिए जिसमें नदियों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, यानी जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। मुझे ध्यान है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितना समय है उसको यूटिलाइज करने दीजिए। मैं अपने हिसाब से आपको कराऊंगा, नदियों के भी कराने हैं, हवाओं द्वारा कराने हैं, ज्वालामुखी के द्वारा कराने हैं, इसके अलावा जो अदर चीज हैं उनके द्वारा, हिमानियों द्वारा यानी बर्फ के द्वारा जो कराए जाने हैं, ये सब मैं आप लोगों को कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। इसके बाद की जो आज जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया हो चुकी है, अब आपकी 2 क्लासेज अभी तक की क्लासेस का जो ज्योग्राफी की मैंने गहन अध्ययन वाली क्लासेस करा रखी है, जिसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी करा रखी है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे, यानी आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट तैयार होने जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।